यस, नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है धुरीना के स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ने जा रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें हमने अब तक स्टार्ट किया था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें दो अलग अलग पार्ट थे, उम्मीद है दोनों आपने देखें और उनसे रिलेटेड जो भी मुख्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपने आसानी से समझे हैं। अब हमारा इसी बुक का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत आपकी हेडिंग है, तो वो हेडिंग है यहाँ जनजातियाँ। ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक, उसके अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 2 है और जिसमें आपके पास हेडिंग है जनजातियाँ। अब जो जनजाति होती है उसको आप क्या कह सकते हो? उसको हम कहते हैं आदिम या आदिवासी लोग। कि आदिवासी लोग होते हैं या आदिम होते हैं, जो जनजाति होते हैं। पहले उनका आपको अर्थ तो पता हो। आदिम या आदिवासी का अर्थ होता है कि वो समाज, वो लोग या वो व्यक्ति विशेष जो वर्तमान समय की आपने वर्तमान समय की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है या विश्व का जो संपूर्ण ज्ञान है, उनसे जो परिचित नहीं है। उनको ये लगता है कि जहाँ वो जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वही उनकी सब कुछ दुनिया है। उनको बाह्य लोगों के बारे में इतना कुछ ध्यान नहीं है। तो वो एक सीमित क्षेत्र विशेष तक सीमित समाज में जो रह रहे हैं, उस वर्ग को, उस समाज को, उन लोगों को हम कहते हैं, तो वो होता है हमारी जनजाति। जो जिस भी स्तर से देखा जाए, हर किसी भी वर्ग से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से पिछड़े हुए नजर आएंगे। अब हमारे पास ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के अंतर्गत आपके कौन कौन सी जनजातियां दी हुई हैं उसको ध्यान करना है। इसमें एक तो आपके पास जनजाति आएगी, एक नंबर पर है एस्किमो। नंबर 1 है एस्किमो। नंबर 2 है आपके पास बुशमैन। नंबर 2 है बुशमैन। नंबर 3 अगर देखें तो यहाँ आपके पास है एक भील। और नंबर 4 पर अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत एक जनजाति आएगी गोंड। तो यानी आपके इस चैप्टर में आपके पास जनजातियां हैं, तो वो जनजातियां आपके 4 हैं। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात ये भी बता दूं कि आपका चैप्टर नंबर जो 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति जो विषय क्षेत्र था, वो और ये जो चैप्टर है दोनों कंबाइंड है। दोनों कंबाइंड है। दोनों में से टोटल आपका अगर नंबर आएगा तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपके मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो 4 नंबर का। तो हो सकता है पहले वाले चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दूसरे से 2 नंबर का हो सकता है, या अधिकतम 3 नंबर का। यानी इससे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का। यहाँ आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो चैप्टर दोनों ही आपके टोटल 4 नंबर के हैं। और इसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके जनजातियां, एक एस्किमो, एक बुशमैन, एक भील और एक गोंड। आज हम स्टार्ट करेंगे इनमें से नंबर 1 जनजाति एस्किमो। एस्किमो जनजाति क्या होगी, निवास क्षेत्र कैसा होगा, इनके आर्थिक क्रियाकलाप कैसे होंगे, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी नंबर 1 एस्किमो। अब ये जो एस्किमो जनजाति है, बिल्कुल सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। एस्किमो है तो इस एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कि एस्किमो होता है तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, या यूं कह दें कि वो वर्ग, वो समाज, वो व्यक्ति विशेष जो अपने जिस भी क्षेत्र विशेष में रह रहा है, वहाँ जो भी उसको खाने को मिल रहा है भोजन के रूप में, तो वो कच्चे मांस को आसानी से ग्रहण करता है। दूसरी बात है, इस एस्किमो के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके निवास क्षेत्र कि ये कहाँ निवास करते हैं, तो इसके निवास क्षेत्र को जब आप देखोगे तो सीधा सीधा तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से निवास करते हैं कहाँ, ध्रुवीय क्षेत्रों में। कि जो ठंडे प्रदेश हैं, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र विशेष है, हिम आच्छादित भाग है, उन क्षेत्रों पर ये लोग निवास करते हैं। या हम यूँ कहते हैं ध्रुवीय भागों की बात है तो यहाँ हमारे पास क्षेत्र विशेष आता है उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत आर्कटिक प्रदेश। तो उस आर्कटिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी
ध्रुव है उस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं। किंतु यहाँ आपको कुछ और भी विशेष ध्यान रखना है। इन ध्रुवीय प्रदेशों के अंतर्गत, इन आर्कटिक क्षेत्रों के अंतर्गत ये कहाँ कहाँ निवास करेंगे, तो इसके अंतर्गत जब आप देखोगे तो इसमें आएगा एक तो आपका कनाडा। कनाडा आता है किसके अधीन? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके ऊपर का जो देश है वहां फिर एक क्षेत्र विशेष आएगा आपका अलास्का। अलास्का है आपका यूएसए। फिर एक क्षेत्र विशेष आएगा आपका ग्रीनलैंड। फिर एक क्षेत्र विशेष आएगा स्कैंडिनेशिया या नेविया। और फिर एक क्षेत्र विशेष आएगा आपका साइबेरिया। यानी ध्रुवीय भागों के अंतर्गत ये जिन जिन क्षेत्रों में निवास करेंगे, तो इसमें एक तो आपका कनाडा का उत्तरी भाग है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, एक आपका अलास्का का क्षेत्र होगा यूएसए में, एक आएगा आपका ग्रीनलैंड, एक आएगा आपका स्कैंडिनेशिया और एक आएगा आपका साइबेरिया। अब ये क्या होंगे, कहाँ होंगे, इनको देखना और इन क्षेत्रों में हम इनको किन किन नामों से जानते हैं वो भी। ये जो आपका क्षेत्र विशेष है, ये जो नॉर्थ अमेरिका का हो गया या ग्रीनलैंड का भाग हो गया, इन क्षेत्रों के अंतर्गत इस समुदाय को, इस जनजाति को, इसको कहा जाता है तो ये कहलाते हैं एस्किमो। यहाँ ये स्कैंडिनेशिया है, इसके अंतर्गत इनको जाना जाता है तो यहाँ ये जाने जाते हैं किसके नाम से? लैप्स के नाम से। और यहाँ ये साइबेरिया क्षेत्र है तो इस साइबेरिया के अंतर्गत इन्हीं को कहा जाता है याकूत, चकची, या फिर हम कह दें तुंग के। इनको यानी एस्किमो है, इन्हीं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इसको एक बार देख लें, दोबारा रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कि एस्किमो जो है, इस एस्किमो का शाब्दिक या सीधा सीधा अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। यानी वो वर्ग, वो समुदाय जहाँ भी जिस भी क्षेत्र विशेष में रहेगा तो वहाँ वो भोजन के रूप में कच्चा मांस ग्रहण करता है। फिर इनके निवास क्षेत्रों की बात की जाए तो सीधा सा है, ये ध्रुवीय भागों से संबंधित होंगे, हिम आच्छादित प्रदेशों से संबंधित होंगे। और यहाँ ध्रुवीय भागों की बात है तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक जो है उत्तरी ध्रुव प्रदेश है, इसमें यहाँ कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में जब ये वर्ग, ये समुदाय निवास करता है तो इसको हम जानते हैं एस्किमो के नाम से। जब यही वर्ग स्कैंडिनेशिया क्षेत्र विशेष में आएगा, अब ये कौन सा हिस्सा होगा वो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ इसी वर्ग को, इसी जनजाति को जाना जाता है तो यहाँ ये कहलाते हैं लैप्स के नाम से। और साइबेरिया जो क्षेत्र विशेष है, उस साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत इसी को कहा जाता है याकूत, चकची, या हम कह दें तुंग के नाम से। तो है तो एस्किमो, अलग अलग क्षेत्रों में इनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या कि हमारे पास यहाँ सामने का जो भाग है, इस पर अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, जिसकी बात की थी तो ये कनाडा, यहाँ रहता है कनाडा। और इस कनाडा के ऊपर का ये जो भाग है, ये क्षेत्र, ये क्या है? एस्किमो का निवास स्थान। ये जो आपको ये कलर दिखाई देगा, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका कौन सा? अलास्का। और अलास्का आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन ही, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। और जब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देखोगे, यहाँ से होते हुए ये सारा का सारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो आपको ऑरेंज और ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है, जिसमें कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, या ये कुछ छोटे छोटे और देश हैं। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ है, किंतु ये अलास्का यहाँ ऊपर है। फिर भी ये अलास्का है तो वो एक राज्य है, वो अधीन आता है किसके? संयुक्त राज्य अमेरिका के।
ये जो यहाँ हमारे पास ये सफ़ेद भाग है, ये भाग है, ये है हमारा ग्रीनलैंड का। तो यहाँ पर हमने कहा था ये अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया और ये ग्रीनलैंड हो गया। इन क्षेत्रों पर जब ये जनजाति निवास करती है तो उस जनजाति को हमने कहा है, ये है हमारे पास एस्किमो। अब बात थी, हमने कहा था स्कैंडिनेशिया, इसमें आप क्या कहोगे? इसके अंतर्गत आता है आपका यूरोप महाद्वीप, और उस यूरोप महाद्वीप में यहाँ 1, 2 और 3 ये जो भाग आता है, ये ऊपर आपको 3 ऐसे अलग सी अंगुलियां सी दिखाई देंगी, ये भाग आता है। इसके अंतर्गत ये एक वाला हिस्सा है, ये है एक नॉर्वे, ये एक है तो ये है नॉर्वे। एक भाग है तो ये भाग है स्वीडन, और यहाँ पर एक ये भाग है तो ये भाग है आपका डेनमार्क। यानी यहाँ पर यूरोप महाद्वीप के और ये 2-3 अपने देश या इनके आसपास के कुछ छोटे छोटे द्वीपीय भाग ये कहलाते हैं स्कैंडिनेशिया, और यहाँ जो ये जनजाति निवास करती है इसको यहाँ हमने कहा था लैप्स। और अब बात आती है, ये रूस है, उस रूस के ऊपर का जो ये भाग है, ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है, ये कहलाता है हमारे पास साइबेरिया। और इस साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत जब यही एस्किमो लोग निवास करते हैं तो इनको हमने कहा है, ये कहलाते हैं याकूत, या जिनको हमने कहा है चकची, या जिनको हमने कहा है तुंग। तो यानी अगर आप इनको विश्व के मैप पे देखोगे तो आपको यहाँ ये अलग अलग नजर आएंगे, जिसमें उत्तरी अमेरिका का ये जो छोर है, ये भाग है, ये अलास्का है, किंतु ये हिस्सा है, एक स्टेट है, एक राज्य है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऊपर का ये हिस्सा है, ये कनाडा का क्षेत्र विशेष है। यहाँ ये जो सफ़ेद सा भाग आएगा ये है डेनमार्क। यहाँ पर ये नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क का यूरोप महाद्वीप के देश है। फिर यहाँ पर एशिया महाद्वीप का ऊपर का एक क्षेत्र विशेष है, वो है आपका साइबेरिया। अब जब आप बुक में पढ़ोगे तो बुक के अंतर्गत आपको एक शब्द और भी मिलेगा, बेरिंग जल संधि। उसके अंतर्गत जब आप ये बुक में पढ़ोगे तब यहाँ ये एक लाइन आएगी कि ये एस्किमो जो लोग हैं, इन एस्किमो लोगों का निवास जो स्थान है वो आपको यहाँ मिलेगा कि अलास्का से लेकर और बेरिंग जल संधि तक है। तो अलास्का तो आपका ये है, और इससे जैसे ही आप चाहे उस साइड में जाओ, चाहे आप मैप पर इस साइड में आओगे, तो यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इधर, और इस साइड में ये पड़ता है हमारा एशिया महाद्वीप, और इस एशिया महाद्वीप का ये छोर। या जब हम इस मैप को फोल्ड करते हैं तो यानी एक साइड में एशिया महाद्वीप है, एक साइड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दोनों महाद्वीपों के बीच के अंतर्गत एक जल संधि है, उस जल संधि को कहा जाता है, वो कहलाती है आपकी बेरिंग जल संधि। तो यानी यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो इसका ये पश्चिमी भाग, और ये हमारे पास एशिया इसका पूर्वी भाग, इन दोनों के बीच के अंतर्गत एक जल संधि है, वो जल संधि होगी बेरिंग जल संधि। और इसके बारे में जब कभी आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, ये बेरिंग जल संधि है, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को तो अलग करेगी, और यहाँ पर एक सागर महासागर आएगा, ऊपर तो है आर्कटिक और नीचे है यहाँ प्रशांत। तो ये जो जल संधि है वो उत्तर के अंतर्गत तो आर्कटिक महासागर और इसके नीचे के प्रशांत महासागर, इन दोनों सागरों को, इन दोनों जल राशियों को क्या करेगी, ये आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये है हमारा मैप है, तो उस मैप के आधार पर आप इन जनजातियों के, एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र को आप आसानी से पहचान सकते हो कि जी कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र होगा। अब चलते हैं आगे। अब हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी एस्किमो होगा, उसका निवास क्षेत्र विशेष क्या होगा, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत हम इसको किस किस नाम से जानेंगे। अब बात आती है इसी एस्किमो जनजाति है, तो इस एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाएं, कि एस्किमो जो जनजाति है उस एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाएं, कि वो कैसे कैसे क्रियाकलाप करते हैं।
अब उन क्रियाकलापों के अंतर्गत नंबर 1 आता है हमारा शिकार, या यूं कह सकते हैं आपको शब्द मिलेगा आखेट, यानी इसका अर्थ भी है हमारा जीव जंतुओं का शिकार करना। आखेट कह दो या शिकार कर दो। और हमने यहाँ स्टार्ट में जब पढ़ा भी था तो एस्किमो लोग हैं वो क्या होंगे, कच्चा मांस खाने वाले होते हैं, तो यहाँ जरूरी है इनको शिकार की। अब शिकार की बात है तो यहाँ इस ध्रुवीय क्षेत्र विशेष के अंतर्गत अलग अलग संख्या में अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु निवास करते हैं, जिसमें आप जब पढ़ते हो तो खरगोश भी है, यहाँ इनके अंतर्गत रेंडियर भी है, या फिर बारहसिंगा भी है, या फिर हिरण भी है, या फिर सील या व्हेल मछली जैसे या वालरस मछली जैसे जीव हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे। किंतु अब हमें यहाँ पढ़ना है कि जब ये आखेट करेंगे या शिकार करेंगे तो उसमें क्या होता है। तो यहाँ जब ये आखेट करते हैं तो आखेट के अंतर्गत ये क्या है, दो अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। ये जब आखेट करेंगे या ये शिकार करेंगे तो इसके अंतर्गत इनकी दो अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी। उनमें एक नंबर पर होता है ये शिकार करते हैं कब, शीतकालीन यानी सर्दियों में। एक नंबर इनका शिकार होता है तो वो शिकार होता है, आखेट होता है शीतकालीन। और एक होता है इनका शिकार होता है बसंतकालीन, यानी जैसा मौसम होगा, जैसी ऋतु होगी उसके अनुसार ये आखेट या शिकार करेंगे। तो शीतकाल के दौरान जो आखेट किया जाएगा, शिकार किया जाएगा, उसमें ये क्या करेंगे, तो शीतकालीन जो आखेट होगा उसको हम क्या करेंगे, दो अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। एक होता है आपका माऊ पाक और एक होता है आपका इतुर पाक। एक होता है आपका माऊ पाक, एक होता है आपका इतुर पाक है, एक होता है आपका गाजर पाक है। हाँ भाई, वो यहाँ नहीं है, यहाँ आपको ये दो ही मिलेंगे, एक माऊ पाक है, एक इतुर पाक है। माऊ बनावेगी अठे और बेटो खावेगो, और गाजर पाक है वो अपन मिले को नहीं। तो ये दो अपने शिकार के ये यहाँ तरीके हैं, विधियाँ हैं, और दोनों का संबंध है शीतकालीन से। अब यहाँ जो माऊ पाक है, तो इस माऊ पाक, अब मैं ये कहूँगा जी आपको यहाँ ध्यान रखना है इन शब्दों का अर्थ। आपको यहाँ इन शब्दों का अर्थ ही पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पूरी थ्योरी में पढ़ोगे, लिखोगे, तो ये जो शब्द है इन शब्दों का अगर आपको अर्थ पता चल गया तो आप ये आसानी से सारी चीज़ें बता सकते हो। माऊ जो पाक होता है, उस माऊ पाक का अर्थ होता है एक प्रकार से प्रतीक्षा करना। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, शिकार करना है तो शिकार के लिए यहाँ इन क्षेत्रों पर इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माऊ पाक है तो इस माऊ पाक में क्या होगा, पहला इसका सीधा सा अर्थ होता है इंतजार करना। दूसरा, यहाँ इस माऊ पाक में क्या किया जाता है, यहाँ जब ये शिकार करते हैं तो यहाँ शिकार के दौरान जो ये बर्फीला क्षेत्र विशेष है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र विशेष है, तो उस पर क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र बना हुआ होता है, और उस छिद्र क्षेत्र विशेष पर ये छोटा सा एक छिद्र है, और उस छिद्र पर वहाँ जब वहाँ सील मछली और जैसी आती है और श्वास जब लेती है कि यहाँ एक छिद्र बना हुआ है, और इस छिद्र के क्षेत्र पर यहाँ जब सील मछली आएगी और वो आकर जब यहाँ क्या करेगी, श्वास लेगी, तो इस दौरान ये लोग क्या करेंगे, इस सील मछली का शिकार करेंगे। अब ये शिकार किससे करेंगे वो हम आगे करेंगे। उसमें इनका एक उपकरण, एक यंत्र होता है हार्पून, और वो होता है एक तरह का भाला। हार्पून यंत्र उपकरण है, उस हार्पून की सहायता से यहाँ किया जाता है शिकार। तो यानी शीतकालीन आखेट के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं, जिसमें एक है माऊ पाक, और माऊ पाक का अर्थ हो गया प्रतीक्षा करना। यहाँ इसमें क्या होगा, जहाँ बर्फीला क्षेत्र विशेष है, बर्फ से ढका हुआ है, तो वहाँ छोटे छोटे छिद्र हैं। अब उन छिद्र वाले हिस्सों पर जब सील मछली आती है, वो श्वास लेती है, तो इस दौरान ये लोग हार्पून की सहायता से और इस मछली का शिकार करते हैं। जबकि जो इतुर पाक होता है, इस इतुर पाक में क्या होगा, दो छिद्र बनाए जाते हैं, दो छिद्र बनेंगे। एक छिद्र पर क्या होगा, यहाँ कुछ दाना या हम यूँ कह दें मछली के लिए चारा डाला जाएगा, और जो ये दूसरा छिद्र होता है, यहाँ एक कोई व्यक्ति बैठा इस मछली का शिकार करने के लिए इंतजार करेगा।
जैसे यहाँ मछली इस क्षेत्र से होकर दाना लेगी या यहाँ से जब गुजरेगी, तो जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को इशारा करेगा, इशारा करते ही उसी हार्पून की सहायता से यहाँ क्या कर दिया जाएगा, उसका शिकार कर लिया जाएगा। तो यानी माउपाक के अंतर्गत तो आपको ध्यान रखना है, एक जगह एक ही छिद्र होगा, मछली आ जाएगी, सांस लेगी, वहाँ उसका शिकार कर लेंगे। इतुरपाक के अंतर्गत दो अलग अलग छिद्र बनाए जाएंगे, दोनों जगह अलग अलग व्यक्ति बैठेंगे, एक जगह कोई दाना या चारा डालेगा मछली को आकर्षित करने के लिए, और दूसरा वहाँ उस जगह इंतजार करेगा छिद्र पर भी मछली उससे गुजरे। जैसे इशारा मिलेगा, इशारा मिलते ही और वहाँ पर उसी हार्पून की सहायता से उसका शिकार कर लिया जाएगा। तो ये जो शिकार की पद्धति है वो तो कहलाती है शीतकाल के दौरान। एक होती है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट होता है तो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत शिकार किया जाएगा, ये किया जाता है लगभग मार्च के महीने में, जिस समय थोड़ी सी हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु थोड़ी सी स्टार्ट होने वाली होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है इस दौरान, तो जब ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होगी तो इस ग्रीष्म ऋतु के समय और मछलियाँ क्या होंगी, तटवर्ती भागों पर आएंगी, कि मछलियाँ हैं वो तटवर्ती भागों पर आएंगी, और तटवर्ती भागों पर जैसे ही आएंगी तो तटवर्ती भागों पर आकर इनका भी यहाँ क्या कर लेंगे, हार्पून की सहायता से शिकार कर लिया जाएगा। वहाँ उसमें तो था, सर्दी का टाइम था, शीत ऋतु थी, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र विशेष थे, तो उसी में यहाँ जैसे ही मौसम बदलेगा थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, इस दौरान मछलियाँ हैं वो समुद्री भागों से, बर्फीले क्षेत्र विशेषों से थोड़ा सा निकलकर तटवर्ती भागों पर आएंगी, और आते ही वहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगी तो वहाँ पर इंतजार करते हुए, और हार्पून है, इसी हार्पून यंत्र उपकरण की सहायता से क्या किया जाएगा, इनका शिकार कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास दो विधियाँ होती हैं आखेट या शिकार की, एक ग्रीष्मकालीन, एक बसंतकालीन। एक शिकार होता है जिसमें सामान्य रूप से क्या किया जाता है, हम कह सकते हैं स्लेज गाड़ी। एक होती है यहाँ स्लेज गाड़ी। इस स्लेज गाड़ी की सहायता से, और जिसको यहाँ खींचने का काम करते हैं रेंडियर, या हम कह सकते हैं कुछ जीवों के अंतर्गत कुत्ते। इसके अंतर्गत जो बर्फ पर बिना पहियों की होती है, लकड़ी से बनी हुई होती है, या हम यूँ कह दें वालरस है जो मछली होती है उसकी हड्डियों से बनी हुई होती है, इस स्लेज गाड़ी की सहायता से और यहाँ क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो वो एक अलग और हो जाता है, किंतु आपको यहाँ मूल रूप से ये दो ध्यान रखने हैं। आखेट या शिकार की प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया में एक शीतकाल के दौरान आखेट होगा और एक होगा बसंत काल के दौरान आखेट होगा। एक हमारा ये हो गया। अब देखें अगर नेक्स्ट, तो उसमें क्या होगा। नंबर 2 है इनके वस्त्र। अब जो भी वस्त्र पहनेंगे, बर्फ वाला एरिया, ठंडा एरिया, तो वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और वस्त्र भी होने चाहिए, तो उम्मीद होगी मोटे होने चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, ये केरिबो की खाल, और केरिबो का मतलब होता है यहाँ 12 सिंगा, यानी एक प्रकार से हमारा एक बड़ा सा हिरण। तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, केरिबो यानी 12 सिंगा। इस 12 सिंगा की खाल है, उस खाल का ये उपयोग करते हैं वस्त्र बनाने में। अब जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो यहाँ वस्त्र बनाने का काम मूल रूप से महिलाएं ही करेंगी, किंतु यहाँ जो भी वस्त्र बनेंगे वो वस्त्र पुरुष और महिलाओं के लगभग क्या होंगे, एक जैसे से होंगे, कोई उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अब यहाँ जो बनने वाले वस्त्र होंगे उन वस्त्रों में क्या होता है, एक नाम आएगा तिमियाक। ये क्या होता है, एक प्रकार से स्वेटर की तरह का एक वस्त्र होता है, बाजू वाला होता है, लंबाई का एक वस्त्र होता है। उस वस्त्र को कहा जाता है तिमियाक, जो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए होता है। एक वस्त्र आता है जिसे कहा जाता है अनोहाक। ये जो अनोहाक होता है, ये क्या होता है, इस तिमियाक के क्या होगा, ऊपर पहना जाता है। इसी के ऊपर पहनने के लिए जो एक वस्त्र है वो वस्त्र होता है अनोहाक।
तो यानी यहाँ इनके लिए बनने वाले जो वस्त्र होंगे वो कैरिबो यानी बारहसिंगा की खाल से बनाए जाएंगे। बनाने का काम महिलाएं करेंगी। पुरुष और महिलाओं के वस्त्र एक जैसे से होंगे। यहाँ पहला जो बनेगा वस्त्र वो होता है तिमियाक, जो जिसमें बाजू लगी होगी, स्वेटर की तरह होगा। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए एक जैसा सा होगा, कॉमन होगा। इसी तिमियाक के ऊपर जो पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को कहा जाता है, वो कहलाता है अनोहाक। अब आता है यहां पर आता है इनके जूते। अब वो जूते कैसे होंगे? तो ये जूते भी कहीं ना कहीं खाल से बने होंगे। सील मछली की खाल है, उस खाल से बनाए जाएंगे। और ये जो जूते बनेंगे उन जूतों को यहां कहा जाता है कार्मिक। कि जो ये सील मछली की खाल है उससे जो जूते बनाए जाएंगे ध्रुवीय भागों में, उन जूतों को यहाँ कहा जाता है कार्मिक, या उन्हीं कार्मिक को कहा जाता है मुकलुक्स। मुकलुक्स तो यानी एक कैरिबो बारहसिंगा, इसी की खाल से एक वस्त्र बना जिसको कहा गया तिमियाक। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है वो कहलाता है अनोहाक। यहाँ जूते, तो जूतों की बात है तो वो कहलाते हैं कार्मिक, या इन्हीं कार्मिक को कहा जाए तो वो कहलाते हैं मुकलुक्स। फिर बात आती है तो इनके उपकरण यानी इनके औजार वगैरह जिनकी सहायता से ये शिकार करेंगे। तो इसमें नंबर 1 आएगा इनका हारपून, यानी एक प्रकार से जो हमने कहा था जैसा भाला होता है उसी भाले के समान ये क्या होता है, एक इनका उपकरण होगा, यंत्र होगा। एक ये हो गया। नंबर 2 होती है एक कयाक। कयाक होती है इनकी एक छोटी नाव। कयाक होती है तो कयाक होती है इनकी एक छोटी सी नाव होती है। फिर होती है एक उमियाक। उमियाक होती है वो होती है एक बड़ी नाव। एक था हमने पढ़ा था, एक होती है इनके अंतर्गत स्लेज गाड़ी। तो यानी इनके अंतर्गत मूल रूप से और इनके जो उपकरण यंत्र होंगे तो उसमें एक हारपून होता है, एक तरह का भाला होगा, इससे को ये फेंक कर और मछली वगैरह का शिकार करेंगे। एक कयाक, कयाक का मतलब होगा छोटी नाव। एक होता है उमियाक, उमियाक का मतलब होता है इससे थोड़ी सी बड़ी नाव। एक होता है स्लेज गाड़ी, जिसके लिए हमने कहा था वालरस की हड्डियां हैं, उन हड्डियों को जोड़ तोड़ कर ये बनाई जाती हैं। तो ये इनका हो गया। फिर देखिए जी इनके अंतर्गत इनके घर। अब इनके घर जो होंगे वो घर कैसे होंगे, तो एक शब्द आएगा इग्लू। और जो इग्लू होंगे वो किससे बने हुए होंगे, बर्फ से। कि सर्दियों के दौरान विशेष रूप से जो मकान बनाएंगे वो पूरा का पूरा बर्फ से बना होगा, क्योंकि हिम क्षेत्र विशेष से तापमान काफ़ी कम रहेगा तो यहाँ बर्फ़ के पिघलने की संभावना कम से कम होती है। तो यहाँ पर जो बनाया जाएगा बर्फ़ से बना हुआ मकान होता है वो कहलाता है इग्लू। एक होता है कर्मक। ये कर्मक होता है तो वो क्या होता है, या तो इसके अंतर्गत लकड़ी का उपयोग होगा या इसके अंतर्गत उपयोग होता है तो किसका, हड्डियों का। तो ये भी हो सकता है। और एक होता है ग्रीष्म ऋतु। और तो ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जब ये स्थानांतरित होते हैं तो इस दौरान ये कहीं ना कहीं तंबू भी, अस्थायी तंबू भी लगाते हैं। तो इनके द्वारा बनने वाले जो घर होते हैं उन घरों को कहा जाता है तो वो घर कहलाते हैं इग्लू। कब, सर्दियों के अंतर्गत। और किससे बने हुए होंगे, बर्फ से बने हुए होंगे। दूसरी बात है तो कर्मक।
कर्मक के अंतर्गत ये लकड़ियों या हड्डियों से मकानों को बनाएंगे। फिर होता है ग्रीष्म ऋतु में जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होंगे तो उस स्थानांतरण के अंतर्गत ये अस्थायी रूप से क्या करेंगे, तंबू को भी लगाएंगे या रोपते हैं। फिर इसके बाद इनकी बात आती है तो अब इनको अगर देखा जाए इनका परिवार या इनका समाज तो ये कैसा होगा, तो ध्यान रखना ये होता है पितृवंशीय, ये होगा पितृवंशीय, यानी घर का मुखिया यहाँ पिता होगा, या यूं कह दें ये समाज होगा वो पुरुष प्रधान होगा, पुरुषों को यहाँ प्रधानता दी जाती है। तो इसके अंतर्गत ये समाज है, इनका परिवार होगा जिसमें महत्वपूर्ण जो भी निर्णय होंगे वो पुरुषों के द्वारा लिए जाएंगे। पितृवंशीय इनका समाज होगा। इनमें क्या होता है, बहुपत्नी प्रथा भी मिलती है, एक से ज्यादा यहाँ विवाह है या पत्नी रखने की परंपरा है। फिर इनके बारे में कुछ और तथ्य होते हैं कि जब सर्दियां होती है तो सर्दियों के दौरान भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और भोजन नहीं मिल पाता तो जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं सुसाइड भी करते हैं, आत्महत्या भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से उसको भोजन नहीं मिलेगा, शिकार नहीं हो पाएगा तो जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस दौरान ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सुसाइड भी करते हैं। फिर बात आती है इनकी भाषा, तो इनकी भाषा होती है एल्यूट। ये एल्यूट भाषा बोलते हैं आपस में, इनकी जो भी भाषा है तो वो भाषा होगी एल्यूट भाषा होती है। उस एल्यूट भाषा का ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये मूल रूप से ये वो बातें हैं जिन बातों पर ये एस्किमो जो समाज है, जिनका जीवन यापन है, जो चलता है, जिन पर हमने अभी तक जो जितनी चर्चा की थी वो सारी की सारी चर्चाएं हमारी यहाँ पर। तो जिस पर हमने कहा था इनके अंतर्गत एक तो हमने पढ़ लिया था शिकार वाला, तो जिसमें एक था शीतकालीन आखेट जिसमें एक माऊपाक, इतुरपाक, दो प्रक्रियाएं थी, एक था बसंतकालीन शिकार था। उसके बाद हमने बात की थी वस्त्रों की, तो कैरिबो यानी बारहसिंगा, उसकी खाल है, उस खाल का ये वस्त्र बनाएंगे। महिलाएं वस्त्र बनाने में मुख्य भूमिका होगी। पुरुष और महिलाओं के वस्त्र दोनों के दोनों लगभग एक समान से होंगे। मूल रूप से जो पहला वस्त्र बनेगा स्वेटर जैसा होगा, बाजू लगी होगी, उसको तिमियाक कहा जाएगा। इसी तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसको कहा जाता है अनोहाक। फिर बात है जूते, तो जो सील मछली की है खाल वगैरह उससे बनाए जाएंगे, जिसको हम कहेंगे तो कार्मिक कहा जाता है, या उसको कहा जाता है मुक लुक्स भी कहते हैं। फिर बात है उपकरण की, यंत्र की, तो उपकरण के अंतर्गत एक था हमारे पास हार्पून, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं भाला हो गया। कयाक है तो एक ये छोटी सी नाव होती है। उमियाक होता है तो एक बड़ी सी नाव होती है। एक हमारे पास यहाँ स्लेज गाड़ी भी है। इनके घरों की अगर बात की जाए तो सर्दियों में जो घर बनाएंगे वो बर्फ़ से बनेंगे, और बर्फ़ से बने हुए घर मकान है वो इग्लू कहलाएंगे। जब लकड़ी या हड्डियों से बने हुए मकान होते हैं उनको कहा जाता है कर्मक कहा जाता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ये अस्थायी रूप से जब तंबू बनाएंगे तो वो तंबू भी हो सकते हैं। अब इनके परिवार की, समाज की बात है तो परिवार इनका पितृवंशीय होगा, पिता इसमें प्रधान होगा, मुखिया होगा, सब कुछ। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी मिलेगी। और इनकी भाषा की बात है तो इनकी भाषा मानी जाती है एल्यूट। अब बात है कि ये जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं तो ये लगभग 10,000 सालों से और 10 लाख की संख्या के अंतर्गत निवास करें, किंतु कहीं ना कहीं अब भी ये पिछड़े हुए हैं समाज से। किंतु वर्तमान समय में जिन भी देशों की सीमाओं से जिस भी क्षेत्र विशेष में हैं तो वो देश भी ये प्रयास करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं वर्तमान की सभ्यता संस्कृति से जोड़ा जाए। तब अब धीरे धीरे जाकर और ये वर्तमान की सभ्यता संस्कृति, वर्तमान के रहन सहन है उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपस में जुड़ने में ये प्रयासरत हैं। और अब उनका जिन ध्रुवीय भागों में निवास है उनसे ये धीरे धीरे, और जो शहर है उन शहरों की ओर इनका थोड़ा थोड़ा क्या हुआ है, स्थानांतरण स्टार्ट हुआ है। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर का एक पार्ट था जिसके अंतर्गत
जनजातियां और उन जनजातियों के अंतर्गत नंबर 1 हमारा एस्किमो जनजाति। अब थ्योरी की बात है तो इन्हीं बातों को आप थ्योरी में चाहे जितना बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। आपको जो इनमें आने वाले शब्द हैं उन शब्दों का शाब्दिक अर्थ पता हो, जो भी बात है उनका अगर अर्थ पता है तो आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो, समझा सकते हो, लिख सकते हो। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमारा ये एक पार्ट, फिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट जो जनजाति है उसको लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, संभव